यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और संवाद पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका कोई संबंध किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से नहीं है। उस सुखद युद्ध के बाद वे दोनों कमरे के भीतर एक दूसरे के सामने बैठ गए, जबकि वहां एक अजीब सा माहौल व्याप्त था। क्यों? आरव ने पूछा। नयनतारा ने आज बहुत ही असामान्य व्यवहार किया था और उसे विश्वास नहीं था कि नयनतारा उससे इतनी हद तक प्यार करती है। नयनतारा चुप हो गई। हमारा रिश्ता पहले ही इस मुकाम तक पहुंच चुका है। तो क्या अब भी कुछ ऐसा है जो तुम मुझे नहीं बता सकती? आरव ने शांत स्वर में कहा। नयनतारा ने उसकी ओर देखा, एक पल के लिए चुप रही और फिर कहा, तुम सच में मूर्ख हो। आरव अवाक रह गया। मेरे दादाजी शुरू में तुम्हारी मदद केवल इसलिए कर रहे थे क्योंकि तुम्हें डार्क बिस्ट साम्राज्य का समर्थन प्राप्त था, और यह केवल तुम्हारे कारण नहीं था। अगर सिर्फ तुम होते तो वे तुम्हारे लिए पुष्प महल के खिलाफ कभी नहीं जाते। लेकिन अब उन्हें लगता है कि तुम्हारी कीमत है और तुम उनके द्वारा गंभीरता से लिए जाने और अपनी ओर खींचने के योग्य हो। तो तुम समझ गए ना? नयनतारा सपाट लहजे में बोली। आरव ने कहा, तुम वह जरिया हो जिसका इस्तेमाल वे मुझे अपनी ओर खींचने के लिए कर रहे हैं। तुम उतने भी बेवकूफ नहीं हो। नयनतारा ने आरव की ओर देखा और कहा, भले ही तुम महाचिन साम्राज्य के साथ सहयोग कर रहे हो, लेकिन यह इस आधार पर स्थापित है कि डार्क बिस्ट साम्राज्य तुम्हारे पीछे था। आखिर केवल तुम अकेले साम्राज्य के लिए वास्तव में उपयोगी नहीं हो। हालांकि तुम इतने उत्कृष्ट हो कि मेरे दादाजी भी प्रभावित हो गए। वह तुम्हें साम्राज्य का सदस्य बनाना चाहते हैं। कम से कम वह चाहते हैं कि साम्राज्य के साथ तुम्हारा रिश्ता डार्क बिस्ट साम्राज्य से बेहतर हो। संक्षेप में, इस सब के पीछे के सभी विवरणों को तुम्हें समझाना बहुत कठिन है। तुमने यह अपनी मर्जी से नहीं किया, है ना? आरव ने धीमी आवाज में पूछा। क्या यह महत्वपूर्ण है? नयनतारा के होठों के कोनों पर आत्मोपहास की एक मुस्कान उभरी। उसने कहा, जैसे ही दादाजी ने मुझे और मेरी माँ को उपाधि दी, मैं उनके इरादे समझ गई थी। शाही परिवार के लिए हमारी एकमात्र उपयोगिता तुम्हें साम्राज्य में खींचने की मेरी क्षमता में निहित है। शाही परिवार में पैदा हुए लोग कभी भी अपने भाग्य को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं होते हैं। सौभाग्य से तुम इतने भी बुरे नहीं हो, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा बुरा महसूस नहीं होगा। आरव उसके पास गया, उसके हाथ पकड़े और कहा, मैंने पहले विरोध नहीं किया, इसलिए मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें अपने दिल में स्वीकार कर लिया है। दूसरी ओर, चूंकि तुम मेरे साथ स्पष्ट हो सकी, इसलिए मैं जानता हूं कि मेरे लिए भी तुम्हारे दिल में निश्चित रूप से एक जगह है। जब ऐसा है तो बाकी सब कुछ अब महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम अब मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारा पति हूं। मैं गारंटी देता हूं कि भविष्य में कोई भी तुम्हें कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं कर पाएगा। नयनतारा ने 10 से अधिक सांसों तक आरव को निहारा, फिर अपनी नजरें हटा लीं और कहा, तुमने हमारे अलग रहने के दौरान मीठी बातें करना भी सीख लिया है। मैं तो तुम्हारी बातों से लगभग पिघल ही गई थी। आरव ने अपना सिर हिलाया और कहा, नयनतारा, मुझे दूसरों को मजबूर करना पसंद नहीं है और न ही मुझे किसी महिला को मेरे लिए भावनाएं रखने के लिए मजबूर करना पसंद है। अगर तुम्हारे दिल में सच में मेरे लिए कोई जगह नहीं है तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। जब वह इस बिंदु पर पहुंचा तो आरव ने अपनी उंगली से इशारा किया और नयनतारा के सामने एक अनंतकोश अंगूठी दिखाई दी। उसने कहा, यहाँ कुछ ऊर्जा पत्थर हैं और वे तुम्हारे लिए आत्मोन्नति स्तर तक साधना करने के लिए पर्याप्त हैं। चूंकि तुम्हें यह पसंद नहीं है कि दूसरे तुम्हारे भाग्य पर नियंत्रण रखें, तो और अधिक शक्तिशाली बनने के लिए कड़ी मेहनत करो। एक बार जब तुम शक्तिशाली हो जाओगी तो कोई भी तुम्हारे भाग्य पर नियंत्रण नहीं कर पाएगा। नयनतारा चुप रही। आरव ने आह भरी और फिर वह मुड़ा और दरवाजे की ओर चल दिया।
जैसे ही वह दरवाजे से बाहर कदम रखने वाला था, नयनतारा अचानक उसके सामने आ गई और एक बनावटी मुस्कान के साथ कहा, आरव, तुम सच में अधिक से अधिक काबिल होते जा रहे हो। तुम वास्तव में मेरे साथ चूहे बिल्ली का खेल खेल रहे हो। मेरे पास अब अपनी सुंदरता का उपयोग करके तुम्हें फंसाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, आरव को तुरंत जमीन पर धक्का दे दिया गया। जब आरव अमर आनंद भोजनालय से बाहर निकला तो आसमान में अंधेरा छा गया था, और जब उसने नयनतारा द्वारा उसे दी गई सेवा को याद किया तो उसके होठों के कोनों पर मुस्कान आ ही गई। कहने की जरूरत नहीं है कि वह वास्तव में एक छोटी शैतान थी, एक बहुत ही प्यारी छोटी शैतान। यदि उसने अपनी उभय साधना तकनीक का उपयोग नहीं किया होता तो वह शायद इन सब के बाद उठने में भी बहुत कमजोर होता। आरव अपनी कड़वी हंसी नहीं रोक पाया जब उसने याद किया कि नयनतारा ने उसके जाने से पहले क्या कहा था, अगर तुम जीवित वापस नहीं आए तो मैं तुमसे बेवफाई करूंगी। उसने वास्तव में उसे किसी भी दुर्घटना से डरने पर मजबूर कर दिया था। आखिरकार वह अपनी मृत्यु के बाद अपने सिर पर हरा साफा नहीं बंधवाना चाहता था। कुछ ही समय में आरव तंत्र संघ के प्रवेश द्वार पर पहुंच गया। जैसे ही वह यहां पहुंचा, एक धमाका हुआ और फिर संघ की इमारत के भीतर से अचानक धुएं का एक गुब्बारा उठा, जबकि पूरी जमीन हिंसक रूप से कांपने लगी। छोटी शैतानी, इस बार किसने तुम्हें नाराज किया? भीतर से एक गुस्से भरी चीख सुनाई दी। करिश्मा। आरव ने तुरंत करिश्मा के बारे में सोचा। ठीक इसी क्षण संघ की इमारत से दो छोटी और नाजुक आकृतियां बाहर निकलीं और वह करिश्मा ही थी। इसके अलावा त्रिशा उसके साथ थी। दोनों छोटी लड़कियां ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कुछ गलत किया हो और वे भागते समय पीछे मुड़कर देख रही थीं, जैसे यह देखने के लिए कि कोई उनका पीछा तो नहीं कर रहा है। आरव की दृष्टि में एक बूढ़ा व्यक्ति आया। आरव उस बूढ़े को जानता था, उसका नाम धर्मेश था। इस समय धर्मेश के कपड़े फटे हुए थे, जैसे कि उन्हें किसी चीज से उड़ा दिया गया हो। धर्मेश ने करिश्मा की ओर उंगली उठाकर गुस्से में दहाड़ लगाई। छोटी शैतानी, आखिर तुम चाहती क्या हो? क्या मैंने गलती से एक बार तुम्हारी शिकायत नहीं की थी? क्या मुझे हर दिन तंत्र से उड़ाना सच में जरूरी है? क्या यह वाकई जरूरी है? मैं आज तुम्हारे दादाजी की ओर से तुम्हें सबक सिखाने वाला हूं, वरना मैं एक दिन निश्चित रूप से तुम्हारे हाथों मारा जाऊंगा। बुढ़े, किसने तुम्हें हमारे मामले में नाक घुसाने के लिए कहा था जब मैं और त्रिशा उन कमीनों को उड़ा रहे थे? हम दादाजी सुधाकर मुझे सुपर एक्स्ट्राऑर्डिनरी तंत्र बनाकर देने के लिए तैयार हो गए हैं। एक बार जब वे मुझे मिल जाएंगे तो मैं तुम्हें उड़ाकर महापर्वत श्रृंखला पहुंचा दूंगी। करिश्मा ने भागते हुए त्रिशा का हाथ थाम कर चिल्लाया। यह सुनकर धर्मेश आग बबूला हो गया। हर रात की कहानी, हर दिन का धमाका, सिर्फ स्टोरी हंगामा पर। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आप मिस ना कर पाए। इस समय वह पछतावे से भर गया था। उसे पछतावा था कि उसने गलती से कह दिया था कि करिश्मा एक मुसीबत पैदा करने वाली लड़की है, और उस छोटी शैतानी ने उसे सुन लिया था। उसका दुःस्वप्न उसी दिन से शुरू हो गया था, क्योंकि उसे हर कुछ दिनों में एक तंत्र से उड़ा दिया जाता था, और इत्तेफाक से वे तंत्र उसे मारने में सक्षम नहीं थे, लेकिन उसके लिए खतरा पैदा कर सकते थे। इसलिए धर्मेश बहुत गुस्से में था। मुझे इस बार उस छोटी शैतानी को एक छोटा सा सबक सिखाना ही होगा। धर्मेश ने अपनी उंगली से इशारा किया और फिर कोमल लेकिन तेज हवा का एक झोंका आगे बढ़ा और तुरंत करिश्मा और त्रिशा के पीछे पहुंच गया। ठीक जब वह करिश्मा और त्रिशा से टकराने ही वाला था, अचानक तलवार ऊर्जा का एक झोंका दिखाई दिया और उससे टकराया, जिससे वह तुरंत बिखर गया। आरव करिश्मा और त्रिशा के सामने प्रकट हुआ
और फिर उसने धर्मेश की ओर थोड़ा झुककर कहा, वरिष्ठ, दो छोटी लड़कियों के स्तर पर खुद को क्यों गिराना? इस बार कनिष्ठ को थोड़ा सम्मान दें और उन्हें छोड़ दें, ठीक है? मैं गारंटी देता हूं कि यह छोटी शैतानी वरिष्ठ के साथ फिर से परेशानी खड़ी नहीं करेगी। आरव धर्मेश की पलकें झपकने लगीं जब उसने आरव का जायजा लिया, और फिर उसने आह भरी और कहा, सच है, हर नई पीढ़ी पिछली पीढ़ी से आगे निकल जाती है। यहाँ तक कि मैं भी यह कहने की हिम्मत नहीं करूँगा कि मैं तुम्हारी वर्तमान ताकत के साथ तुम्हें हराने में सक्षम हूँ। अफसोस, साधना की ऐसी गति मुझे वास्तव में महसूस कराती है कि मैंने साधना करने में अपना समय बर्बाद किया है। इसकी तुलना वाकई नहीं की जा सकती। आरव मुस्कुराया और चुप रहा। धर्मेश ने अपना सिर हिलाया और फिर उसकी आकृति चमकी और वह उसी स्थान से गायब हो गया। धर्मेश के जाने के बाद त्रिशा तुरंत आरव की बाहों में समा गई और बोली, बड़े भाई, आप इतने समय से मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? क्या आप अब त्रिशा को पसंद नहीं करते? आरव की आंखों में लगभग आंसू आ गए जब उसने त्रिशा का सिर सहलाया और कहा, क्या बड़ा भाई अब तुमसे मिलने नहीं आया है? अरे त्रिशा, तुम पहले दिव्य स्तर के 7वें रैंक पर हो। बहुत अच्छा काम किया। तुम बड़े भाई की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली हो। ऐसा लगता है कि अब वह समय दूर नहीं जब त्रिशा को बड़े भाई की रक्षा करनी होगी। उसने आरव को देखने के लिए अपना सिर उठाया और कहा, बड़े भाई, मैं भविष्य में अपनी साधना पर कड़ी मेहनत करूंगी। एक बार जब मैं दादाजी सुधाकर जितनी शक्तिशाली हो जाऊंगी तो मैं बड़े भाई की रक्षा करूंगी। हाँ, मैं माँ को भी बचाना चाहती हूँ। मैं बड़े भाई और माँ दोनों की रक्षा करना चाहती हूँ, और मैं उन सभी को इस काबिल नहीं रहने दूंगी कि वे फिर से हमारे परिवार को परेशान कर सकें। आरव यह सुनकर दंग रह गया। उसे अभी भी नहीं पता कि माँ। आरव को इसके बारे में थोड़ा सोचने पर समझ आया। शायद उसके गुरु सुधाकर शान और तंत्र संघ ने इसे त्रिशा से छिपा कर रखा था, जबकि दिव्या ने भी शायद इसे त्रिशा से छिपाने का फैसला किया था। आरव एक पल के लिए हिचकिचाया, एक जबरदस्ती की मुस्कान बिखेरी और फिर कहा, ठीक है, बड़ा भाई त्रिशा के शक्तिशाली होने का इंतजार करेगा और फिर हम साथ मिलकर माँ को बचाने जाएंगे और उनकी रक्षा करेंगे, ठीक है? ठीक है, त्रिशा मधुरता से मुस्कुराई। आरव ने उसका सिर सहलाया और फिर करिश्मा की ओर देखा और कहा, क्या तुम अब मुझे पहचानती भी नहीं? करिश्मा ने पलकें झपकाईं और कहा, छोटे मजदूर, मैंने सुना है कि तुम बहुत शक्तिशाली हो। क्या यह सच है? आरव मुस्कुराया, मैं बस ठीक ठाक हूँ। तो क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? किस काम में? आरव उत्सुक था। उस बूढ़े की दाढ़ी उखाड़ने में मेरी मदद करो। उसने वास्तव में दादाजी के सामने मेरे बारे में बुरा बोलने की हिम्मत की और मुझे 3 दिनों तक बंद रहने पर मजबूर कर दिया। कितना कष्टकारी है। दुर्भाग्य से मैंने अपने सभी तंत्र खत्म कर दिए हैं, जबकि वे दूसरे बूढ़े मुझे आसानी से तंत्र नहीं देंगे, वरना मैं उसे निश्चित रूप से उड़ाकर महापर्वत श्रृंखला पहुंचा देती। करिश्मा गुस्से में बोली। आरव ने अपना सिर हिलाया। वह सच में एक छोटी शैतानी है। आरव उसके पास गया। उसने कुछ दुर्लभ दिव्य स्तर की आत्मिक जड़ी बूटियां निकाली और फिर उन्हें उसे सौंपते हुए कहा, मैं इसमें तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, हालांकि मैं तुम्हें ये दे सकता हूँ। तुम्हें इन्हें पहचानने में सक्षम होना चाहिए। इन्हें उन बूढ़ों के पास ले जाओ और वे निश्चित रूप से बदले में तुम्हें कुछ असाधारण तंत्र देने के लिए तैयार हो जाएंगे। कुछ ले लो और उनसे उसे उड़ा दो, ठीक है? करिश्मा ने पलकें झपकाईं और फिर आरव से वे सभी जड़ी बूटियां झपट लीं और चिल्लाई, एक दिव्य स्तर की नील चांदी घास, एक दिव्य स्तर की जेड क्लाउड जड़ी बूटी, एक दिव्य स्तर का नील चांदी फल। आह! मैंने इन सबको केवल प्राचीन पुस्तकों में देखा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वे वास्तव में मौजूद होंगे।
छोटे मजदूर, क्या तुम सच में ये मुझे दे रहे हो? बिल्कुल, आरव ने जल्दी से सिर हिलाया और कहा, मैं करिश्मा का पहला दोस्त हूँ। भले ही ये चीजें कीमती हैं, क्या वे हमारी दोस्ती से ज्यादा कीमती हैं? करिश्मा ने आरव को थम्स अप दिया और कहा, ठीक है। छोटे मजदूर, मैंने तुम्हें गलत नहीं समझा। तुम सच में एक अच्छे दोस्त हो। ठीक है, मुझे कुछ तंत्र लेने दो और उस बूढ़े को उड़ाने दो। हम थोड़ी देर बाद खेलेंगे। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, करिश्मा ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा और संघ की इमारत में दौड़ गई। बड़े भाई, अगर उन दादाजी को पता चला तो वे आपसे निश्चित रूप से नफरत करेंगे, त्रिशा ने धीरे से कहा। आरव मुस्कुराया और बोला, त्रिशा निश्चित रूप से मेरे रहस्य का खुलासा नहीं करेगी, है ना? त्रिशा मजबूती से बोली, बिल्कुल नहीं। आरव मुस्कुराया और फिर उसने एक तरफ देखा और कहा, दिव्या, सामने आओ। आरव के बोलना समाप्त करते ही दिव्या आरव और त्रिशा के सामने प्रकट हुई और फिर उसने त्रिशा को हल्के से सिर हिलाकर अभिवादन किया और आरव की ओर देखा। मैंने उसे नहीं बताया। मुझे पता है, आरव ने सिर हिलाया। उसने त्रिशा का हाथ थामा और कहा, आओ और अपनी भाभी से मिलो। भाभी? त्रिशा दंग रह गई। उसने दिव्या की ओर देखा और फिर आरव की ओर देखा। आरव ने सिर हिलाया। दिव्या ने त्रिशा की ओर बढ़ने की पहल की और फिर उसने त्रिशा का दूसरा हाथ थामा और अपनी हथेली पलटी। एक सुंदर और मुड़ी हुई चांदी की कृपाण त्रिशा के सामने प्रकट हुई और दिव्या ने कहा, यह तुम्हारे लिए है। एक दिव्य स्तर का खजाना, त्रिशा ने उसे देखते ही विस्मय में कहा और फिर उसने दिव्या की ओर देखा और अनिश्चितता के साथ बोली, क्या यह वाकई मेरे लिए है? दिव्या ने सिर हिलाया। त्रिशा मधुरता से मुस्कुराई और फिर उसने चांदी की मुड़ी हुई कृपाण ले ली जो झींगुर के पंख की तरह पतली थी। उसके बाद उसने कुछ सोचा और दिव्या को देखने के लिए अपना सिर उठाया। वह एक पल के लिए हिचकिचाई और फिर कहा, धन्यवाद भाभी। यह सुनकर दिव्या के होठों के कोने थोड़े मुड़ गए और इसने एक मनमोहक मुस्कान का रूप ले लिया। वाह, कितनी खूबसूरत महिला है। ठीक इसी समय एक युवक जो अभी तंत्र संघ की ओर बढ़ने ही वाला था, रुक गया और दिव्या को देखते हुए प्रशंसा के साथ चिल्लाया। उस युवक के पास एक काला लोहे का डंडा पकड़े हुए एक बूढ़ा व्यक्ति भी था। दिव्या की भौहें थोड़ी तन गईं, लेकिन उसने युवक पर कोई ध्यान नहीं दिया और त्रिशा के साथ आरव की ओर चल दी। आरव ने उस युवक पर एक नजर डाली और फिर उसने उनके हाथ पकड़े और दूर चल दिया क्योंकि उसे वास्तव में ऐसे व्यक्ति पर ध्यान देने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। युवक थोड़ा दंग रह गया और फिर उसने एक चंचल मुस्कान बिखेरी और कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ तंत्र मास्टर बनने की परीक्षा में भाग लेने आने पर मुझे ऐसी असाधारण महिला मिलेगी। बुजुर्ग तमोराज, मुझे वह चाहिए। डंडा पकड़ने वाले बूढ़े ने अपनी आंखों में वासना की चमक के साथ ठहाका लगाया। जैसी आपकी इच्छा, युवा मालिक। हालांकि मुझे उम्मीद है कि युवा मालिक, जब आपका काम हो जाए तो मुझे भी स्वाद चखने की अनुमति देंगे। युवक मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल। इस बीच आरव के कदम रुक गए थे। दोस्तों, स्टोरी को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दिया करो जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। आरव ने पीछे मुड़कर उन दोनों की ओर देखा और फिर उसकी हथेली के एक झटके के साथ ड्रैगन बोन उसके हाथ में आ गई। वह जानता था कि चूंकि वे दिनदहाड़े और तंत्र संघ के ठीक सामने बिना किसी डर के ऐसी बातें बोलने की हिम्मत कर रहे थे, तो निश्चित रूप से उन्हें अपनी शक्ति और समर्थन पर पूरा भरोसा था। हालांकि यह उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं था। महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्हें मरना ही होगा। बुजुर्ग तमोराज, ऐसा लगता है कि इसका इरादा हमें मारने का है, उस युवक ने बढ़ा चढ़ाकर कहा और आरव को तलवार निकालते देख 2 कदम पीछे हट गया और बोला,
कोई वास्तव में मुझे, अदरेश को, शाही राजधानी में और तंत्र संघ के ठीक सामने मारने की कोशिश कर रहा है। बुजुर्ग तमोराज, मैं बहुत डरा हुआ हूँ। बुजुर्ग तमोराज ने तिरस्कार के साथ आरव पर एक नजर डाली और कहा, चिंता न करें युवा स्वामी, वह सिर्फ आत्मिक स्तर की एक चींटी है जिसे मैं अपनी छड़ी के एक वार से खत्म कर सकता हूँ। युवक ने फिर से नाटकीय अंदाज दिखाया और राहत की एक लंबी सांस ली, इससे पहले कि उसने आरव की ओर देखा और कहा, बच्चे, मुझे तुम्हारे पास वाली यह महिला पसंद आ गई है। अगर तुम जीवित रहना चाहते हो तो उसे मेरे हवाले कर दो और शायद मैं खुश होकर तुम्हारी जान बख्श दूं। वरना है तुम्हारे लिए मरना भी मुश्किल हो जाएगा, चाहे तुम कितना भी चाहो। आरव की आंखें थोड़ी संकुचित हुईं और वह हमला करने ही वाला था कि तभी पास से जोरदार ठहाका गूंजा। हाँ हाँ अदरेश, तुम कामुक साथी, लगता है तुम्हें फिर से कुछ अच्छा मिल गया है कि तुम वास्तव में तंत्र संघ के सामने खुलेआम उसे हथियाने की कोशिश कर रहे हो। मैं शांगवीरन सच में उत्सुकता से भरा हूँ। बेशक मेरा भी इसमें हिस्सा होना चाहिए क्योंकि मैं यहाँ इसका गवाह था। शांगवीर वंश। आरव की आंखों में एक ठंडी चमक कौंधी जब उसने अपना सिर एक तरफ घुमाया। उसने देखा कि एक युवक धीरे धीरे आ रहा था और एक बूढ़ा व्यक्ति उसका नेतृत्व कर रहा था। आरव ने सीधे उस युवक की अनदेखी की और अपनी नजर उस बूढ़े व्यक्ति पर टिका दी, क्योंकि वह बूढ़ा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि वही था जो नयनगढ़ हवेली में शांगवीर के पक्ष में खड़ा हुआ था। बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि बड़े कुलों के बीच ऐसी बात बहुत आम थी। आखिर उसने खुद भी अक्सर ऐसे काम किए थे। हालांकि आरव को देखते ही उसके चेहरे की मुस्कान जम गई और फिर वह बेहद भद्दी हो गई। दूसरी ओर उसके बगल वाले युवक ने अपनी नजर दिव्या पर टिका दी थी और उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं और उसने कहा, कितनी भव्य है। अदरेश, इस बार तुम्हारी पसंद काफी अच्छी है। मुझ शांगवीरन को भी एक मौका मिलेगा, है ना? हाँ? अचानक शांगवीरन के बगल वाले बूढ़े व्यक्ति ने उसके चेहरे पर थप्पड़ जड़ दिया और वह तुरंत 30 मीटर से अधिक दूर जा गिरा। अदरेश, बुजुर्ग तमोराज और शांगवीरन सन्न रह गए। वह बूढ़ा व्यक्ति आरव के पास आया और एक चापलूसी भरी मुस्कान के साथ कहा, युवा स्वामी आरव, यह एक गलतफहमी है, एक गलतफहमी। मुझे उम्मीद है कि आप उदार होंगे और मेरे इस भतीजे को माफ कर देंगे। युवा स्वामी आरव, अदरेश ने धीमी आवाज में कहा, शांगधीर, क्या वह वज्रवंश का सदस्य है? मैंने उसके बारे में क्यों नहीं सुना? लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शांगधीर, क्या तुम्हारा शांग वंश बद से बदतर होता जा रहा है? वज्रवंश बस एक ऐसा वंश है जो पतन की ओर है। यह उनके लिए सम्मान की बात है कि मेरे अदरावंश और तुम्हारे शांगवीर वंश के सदस्य उनकी महिलाओं को पसंद कर रहे हैं। क्या उसके साथ ऐसा व्यवहार करना आवश्यक है? यह तुम्हारे मतलब की बात नहीं है। बूढ़े व्यक्ति ने अचानक मुड़कर अदरेश की बात काटी और फिर गुस्से में चिल्लाया, अदरेश, तुम मूर्ख! तुम्हारा अदरावंश कब से मेरे शांग वंश को यह सिखाने की स्थिति में आ गया है कि कैसे व्यवहार करना है? तुम बिना दिमाग के बेवकूफ! तुम्हें बस यह सोचना चाहिए कि तुम बाद में कैसे मरने वाले हो। मुझे देखने दो कि क्या तुम्हारा वह रक्षात्मक पिता तुम्हें बचा पाता है या नहीं। इस क्षण शांगधीर वास्तव में रोना चाहता था। उसने कैसे कल्पना की होगी कि उसकी मुलाकात फिर से इस अनिष्टकारी अस्तित्व से होगी। इसके अलावा उसने फिर से इस अनिष्टकारी अस्तित्व को नाराज कर दिया था। क्या स्वर्ग मुझे प्रताड़ित करना चाहता है? शांगधीर की बात सुनकर अदरेश तुरंत क्रोधित हो गया और वह बोलने ही वाला था कि आरव ने कहा, तो 4 महान कुलों के शिष्य कचरा हैं। इससे पहले मेरा इससे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन तुम सब बस मेरे साथ मुसीबत ढूंढ रहे थे।
सही कहा शांगधीर। अगर मैं इसे मार दूं तो तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होगी, है ना? शांगधीर के मुंह के कोने फड़फड़ाए और फिर उसने कड़वाहट के साथ मुस्कुराते हुए कहा, युवा स्वामी आरव, वह मेरे शांगवंश का एक दुर्लभ तंत्र साधक है। कृपया दया दिखाएं। तो तुम असहमत हो? आरव ने उदासीनता से कहा। शांगधीर का दिल कांप उठा और उसके दिमाग में विचार कौंधने लगे। अगर वह शांगवीरन को बचाता है तो इसका मतलब है कि वह आरव को नाराज कर सकता है। आरव के चरित्र को देखते हुए उसे लगा कि आरव वास्तव में शांग वंश पर हमला कर सकता है। अगर आरव अकेला होता तो शांगवीर वंश को उससे डरने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन आरव के पीछे संस्थापक सम्राट, बिस्ट सम्राट और एक रहस्यमय राजसिंहासन स्तर का विशेषज्ञ खड़ा था। सबसे महत्वपूर्ण कारक आरव की अपनी प्राकृतिक प्रतिभा थी। यदि शांग वंश ऐसे दुश्मन का सफाया नहीं कर सकता था तो बेहतर था कि ऐसा दुश्मन न बनाया जाए, अन्यथा शांग वंश उसके क्रोध को सहन नहीं कर पाएगा। शांगधीर ने एक गहरी सांस ली और फिर वह एक तरफ हट गया और कहा, युवा स्वामी आरव, कृपया जैसा आपको उचित लगे वैसा करें। जब उसने यह दृश्य देखा तो शांगवीरन ने अपने सूजे हुए चेहरे को पकड़ा और अविश्वास के साथ कहा, तीसरे चाचा, मैं आपका भतीजा हूं। आप उसे मुझे मारने की अनुमति कैसे दे सकते हैं? अगर आप ऐसा करेंगे तो आप मेरे पिता का सामना कैसे करेंगे? चाहे वह कितना भी दुर्जय क्यों न हो, क्या वह मेरे शांग वंश से अधिक दुर्जय हो सकता है? वह आत्मिक स्तर की एक चींटी है, मैं। एक कृपान से प्रकाश की किरण चमकी और फिर शांगवीरन का सिर हवा में उड़ गया। आरव ने दिव्या की ओर देखा जिसने हमला किया था और वह उदासीनता से बोली, उसने तुम्हारा अपमान किया। आरव दंग रह गया। इसी बीच शांगधीर ने कहा, युवा स्वामी आरव, यह मामला अब खत्म हो जाना चाहिए, है ना? आरव ने कहा, मैं महसूस कर सकता था कि तुम अभी कुछ कदम उठाना चाहते थे, लेकिन अंत में तुमने हमला नहीं किया। यह मेरे लिए काफी अफसोस की बात है क्योंकि मैं वास्तव में तुम्हारे शांग वंश का दौरा करना चाहता हूँ। शांगधीर का भाव बदल गया और फिर उसने कड़वाहट से हंसते हुए कहा, युवा स्वामी आरव, आप मजाक कर रहे होंगे। भले ही आप केवल आत्मिक स्तर पर हैं, मुझे डर है कि आपके लिए आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञों को मारना मुश्किल नहीं है। तो मैं युवा स्वामी आरव के खिलाफ कार्य करने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? जहाँ तक मेरे शांग वंश के दौरे की बात है, मैं शांग वंश का प्रतिनिधित्व करते हुए ईमानदारी से युवा स्वामी आरव को हमारे वंश में आमंत्रित करता हूँ। मेरे शांग वंश में कई तलवार साधक हैं जो युवा स्वामी आरव के प्रति प्रशंसा से भरे हुए हैं। आरव हंसा और कहा, तुम जा सकते हो। याद रखना तुमने नयनगढ़ हवेली में क्या कहा था। बिल्कुल जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, शांगधीर मुड़ा और दूर चला गया। हालांकि उसने कुछ ही कदम उठाए थे कि वह एक बार फिर रुक गया और फिर उसने अदरेश की ओर देखा और कहा, मूर्ख। उसके बाद वह यहाँ और नहीं रुका और मौके से गायब हो गया। तुम आखिर कौन हो? अदरेश ने धीमी आवाज में कहा। वह वास्तव में एक मूर्ख होता यदि उसने यह ध्यान नहीं दिया होता कि इस पूरी घटना में कुछ संदिग्ध था। हालांकि वह यह नहीं समझ पा रहा था कि आखिर यह व्यक्ति कौन था जिसके लिए शांगधीर ने शांगवीरन को बचाने का विचार छोड़ दिया। आखिरकार शांगवीरन एक तंत्र साधक था और शांगवीर वंश में उसकी बड़ी भूमिका थी। आरव ने अदरेश को कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आकृति चमकी और वह तुरंत अदरेश के सामने पहुंच गया और अपनी तलवार घुमाई। अदरेश इस दृश्य से भयभीत हो गया। नाजुक क्षण में अदरेश के सामने एक काली छड़ी दिखाई दी और उसने आरव की तलवार को रोक दिया। खनक, एक हल्की खनक गूंजी और फिर अदरेश और बुजुर्ग तमोराज की हैरान नजरों के सामने बुजुर्ग तमोराज की लोहे की छड़ी टूट गई।
वे दोनों इस दृश्य से चकित थे क्योंकि काली लोहे की छड़ी एक उच्च श्रेणी का धरती स्तर का खजाना थी, फिर भी उसे ऐसे ही काट दिया गया था। आरव ने अदरेश को मारने का विचार छोड़ दिया और उसने अपनी कलाई को थोड़ा घुमाते हुए बुजुर्ग तमोराज की ओर देखा, जिससे ड्रैगन बोन सीधे बुजुर्ग तमोराज की ओर चली गई। बुजुर्ग तमोराज इस हमले का सीधे सामना करने की हिम्मत कैसे कर सकते थे? उनकी आकृति चमकी और वह 60 मीटर से अधिक दूर दिखाई दिए, और फिर उन्होंने एक हाथ आगे बढ़ाया और अपनी मुट्ठी भींचते हुए चिल्लाया, स्थानिक पिंजरा। आरव की आकृति तुरंत उसी स्थान पर जम गई। अदरेश और बुजुर्ग तमोराज इस दृश्य को देखकर प्रसन्न हुए, लेकिन अगले ही क्षण आरव के भीतर से लाल प्रकाश की एक धारा विस्फोटक रूप से निकली। बूम! उसके चारों ओर के स्थानिक अवरोध तुरंत फट गए। संघार तलवार इंटेंट। तुम आरव हो। तलवार सम्राट आरव। बुजुर्ग तमोराज ने भय के साथ आरव की ओर देखा और अनजाने में चिल्ला पड़े, आरव। अदरेश का भाव यह नाम सुनते ही तेजी से बदल गया। पता चला कि वह शुरू से ही गलत कोण से सोच रहा था। जिस युवा स्वामी आरव का जिक्र शांगधीर कर रहा था, वह वज्रवंश नहीं बल्कि तलवार सम्राट आरव था। जब उसने यहां तक सोचा तो अदरेश का चेहरा पीला पड़ गया। तलवार सम्राट आरव स्वाभाविक रूप से उसके लिए अपरिचित नहीं था, क्योंकि उसके बारे में अफवाहें पूरे दक्षिणी क्षेत्र में फैली हुई थीं। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि पूरे दक्षिणी क्षेत्र के सभी कुलों ने यह आदेश जारी किया था कि आरव को बिल्कुल भी नाराज नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि आरव एक पागल था और जो कोई भी उसे नाराज करता था उसे निश्चित रूप से उससे प्रतिशोध झेलना पड़ता था। पुष्प महल इसका सबसे अच्छा उदाहरण था। जब उसने पुष्प महल के भाग्य के बारे में सोचा तो अदरेश का चेहरा और भी पीला पड़ गया। वह जानता था कि अगर वह इस घटना में जीवित भी बच गया तो भी उसे भयानक कष्ट सहना पड़ेगा। इस क्षण उसे समझ में आया कि शांगधीर ने आरव को शांगवीरन को मारने की अनुमति क्यों दी और शांगधीर ने उसे मूर्ख क्यों कहा था। वास्तव में उसे भी अभी लग रहा था कि वह एक मूर्ख है। हाथ के एक झटके के साथ ड्रैगन बोन ओझल हो गई और शून्य फ्लैश उसके हाथ में आ गई, और फिर उसकी संघार तलवार इंटेंट तेजी से बाहर निकल आई। बुजुर्ग तमोराज का भाव हिंसक रूप से बदल गया जब उन्होंने आरव को शून्य फ्लैश निकालते देखा, और वे विस्मय के साथ बोले, दिव्य कलाकृति शून्य फ्लैश। युवा स्वामी आरव, यह एक गलतफहमी है। यह एक गलतफहमी है। हालांकि आरव ने अपनी सांस बर्बाद नहीं की। उसने बस शून्य फ्लैश घुमाया और फिर उसका सिरा अचानक बुजुर्ग तमोराज की छाती के सामने दिखाई दिया। वे चकित रह गए और 30 मीटर से अधिक दूर भाग गए। हालांकि ठीक इसी समय एक सुनहरी रस्सी अचानक अंतरिक्ष के माध्यम से यात्रा की और तुरंत उनके चारों ओर लिपट गई। बुजुर्ग तमोराज एक बार सुनहरी रस्सी से बंध जाने के बाद अपने दिल में दुख के साथ चिल्लाए और मन ही मन कहा, मैं खत्म हो गया हूं। निश्चित रूप से शून्य फ्लैश के सिरे ने उनके माथे के बीच को छेद दिया और फिर बुजुर्ग तमोराज का सिर तुरंत टुकड़ों में बिखर गया। अदरेश इस दृश्य को देखकर जमीन पर गिर पड़ा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी आंखें आतंक से भरी थीं। यह वास्तव में वैसा ही है जैसा अफवाहों ने कहा था। इस पागल के पास वास्तव में आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञ को मारने की ताकत है। मेरी किस्मत फूटी है। बुजुर्ग तमोराज को मारने के बाद आरव का चेहरा और भी पीला पड़ गया। आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञ को मारना वास्तव में इतना आसान नहीं था, क्योंकि शून्य फ्लैश और अमर बंधन रस्सी ने वास्तव में भारी मात्रा में गूढ़ ऊर्जा खर्च की थी। विशेष रूप से शून्य फ्लैश, वह अपनी वर्तमान ताकत के साथ इसे अधिकतम 2 बार ही घुमाने में सक्षम था। 2 बार उसकी सीमा थी
और वह भी उन परिस्थितियों में जब वह शून्य फ्लैश की शक्ति का पूरी तरह से उपयोग करने में सक्षम नहीं था। इस क्षण आरव ने वास्तव में उस समय को याद किया जब उसने आत्मोन्नति स्तर पर रहते हुए शून्य फ्लैश का उपयोग किया था, क्योंकि तब वह इसे केवल 3 बार घुमा सकता था। लेकिन वह शून्य फ्लैश की शक्ति का एक बड़ा हिस्सा उपयोग कर सकता था। आरव ने अपना सिर हिलाया, एक परम उच्च ग्रेड ऊर्जा पत्थर निकाला और उसके भीतर की ऊर्जा को सोखना शुरू कर दिया। उसके बाद उसने अदरेश की ओर देखा और अपनी तलवार से वार किया, जिससे तलवार की एक धारा तुरंत अदरेश की ओर निकल गई। ठीक जब वह अदरेश से टकराने ही वाली थी, तभी अदरेश के पहने हुए एक लॉकेट से अचानक लाल रोशनी की एक धारा निकली। लाल रोशनी ने तुरंत आरव द्वारा चलाई गई तलवार की ऊर्जा को तितर-बितर कर दिया। साथ ही परिवेश में एक आवाज गूंजी, आरव, तुमने मेरे अदरावंश के एक विशेषज्ञ को पहले ही मार दिया है। अब यहीं रुकने के बारे में क्या ख्याल है? नहीं, आरव ठंडी हंसी हंसा। अदरेश ने दिव्या का अपमान किया था, इसलिए वह चाहे जो भी हो अदरेश को मारने के लिए दृढ़ था। इसके अलावा वह महसूस कर पा रहा था कि इस आवाज का मालिक लॉकेट के माध्यम से उससे बात कर रहा था और वह व्यक्ति शायद अभी यहाँ की ओर भाग रहा था। वह आवाज एक पल के लिए शांत हो गई और फिर बोली, चूंकि बात ऐसी है तो मुझे देखने दो कि तुम मेरे बेटे को कैसे मारते हो। जैसे ही ये शब्द बोले गए, एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति जिससे अदरेश काफी मिलता जुलता था, यहाँ प्रकट हो गया। वह कम से कम आत्मोन्नति स्तर के 5वें स्तर पर था। बस देखते रहो, आरव की ओर से जंगली हंसी गूंजी। अब क्या होने वाला है आगे सुनते रहिए सर्वशक्तिमान हमारे चैनल स्टोरी हंगामा पर।